Morning students, today our topic is why do we need a parliament, chapter number 3. Let us start. पार्लियामेंट का मतलब होता है जमहूरियत। हम जितने भी इंडियंस हैं हम गर्व महसूस करते हैं कि हम एक ऐसी सोसाइटी से, एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, किसको कहा जाता है? लोकतंत्र या जमहूरियत कह लो या जनतंत्र। और लोग अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्री को आसान शब्दों में ऐसे समझो कि एक ऐसा मुल्क जहां पर गवर्नमेंट चुनी जाती है लोगों के ज़रिए। तो हम जो लोग हैं, जो सिटीज़न हैं, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, मतलब नुमाइंदों को चुनते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यही गवर्नमेंट बनाते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट में मेंबर्स लेजिस्लेचर्स बॉडीज़ के में आते हैं वो लाज बनाते हैं एंड दी एक्सिक्यूट लाज। तो इस तरह से गवर्नमेंट रन करता है। देखिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि लोग डिसाइड करते हैं, यानी सिटीज़न डिसाइड करते हैं और अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मगर कैसे? हम वोट डाल के, जब हम वोट डालने जाते हैं और हमारी पार्टिसिपेशन हो जाती है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो हमारा डिसीजन मेकिंग हो गया। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसमें जो भी नुमाइंदे होते हैं उन सारों को सिटीज़न के सेकेंड्स की ज़रूरत क्यों होती है, यानी रजामंदी की ज़रूरत क्यों होती है? तो हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेटअप करती है। तो हम नीचे इस पैरा में पढ़ेंगे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हमारे सीकेंड्स मींस रजामंदी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्लस ये हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसमें लोगों के इंस्पायरेशंस का ध्यान क्यों रखा जाता है और लोग क्यों डिसाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें इस लेसन में पढ़ेंगे। जो हमने ऊपर पैराग्राफ में देखा कि वो सभी एलिमेंट्स जो हैं वो डेमोक्रेसी तैयार करते हैं और ऐसे एलिमेंट्स बेस्ट एक्सप्रेस किए जाते हैं इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है वो डेमोक्रेसी को सेटअप करती है और पार्लियामेंट बेस्ट एक्सप्रेस करता है जो भी डेमोक्रेसी एलिमेंट्स होते हैं। कैसे एलिमेंट्स? पार्लियामेंट्स हर एक सिटीज़न को हेल्प करता है कि वो पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में, यानी वो वोट डाल के रिप्रेजेंटेटिव को चुने, पार्टिसिपेट करे। क्यों? क्योंकि ये हमारा राइट है। पार्लियामेंट ही मदद करता है, वो कंट्रोल भी करता है, यानी कि गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट है वो डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं। वाई शुड पीपल डिसाइड? जैसे कि आपको पता है कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। ये जो स्ट्रगल थी ये काफ़ी लॉन्ग और डिफ़िकल्ट रही है। ऐसा नहीं है कि ये आसानी से आज़ादी मिली। पहला रिवोल्ट 1857 में हुआ, तो 1857 से लेकर 1947 तक जो स्ट्रगल था वो कंटिन्यू रहा। 90 साल के बाद हमें आज़ादी मिली। इस स्ट्रगल में सभी सेक्शन के लोग आगे आए और इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। जो भी नेशनलिस्ट थे जब वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उस टाइम पर वो कुछ आइडिया से इंस्पायर हुए, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन। ये तीनों आइडियाज़ थे जो ये इसलिए इंस्पायर हुए क्योंकि ब्रिटिश रूल के टाइम पर ना तो इनको आज़ादी थी, ना इक्वालिटी थी और ना ही हमारे डिसीजंस मांगे जाते थे। इनफैक्ट हमारे पास राइट ही नहीं था, यानी कि दूसरे मुल्क के लोग आकर हम पे ही जुल्म करते थे। तो नेशनलिस्ट्स के माइंड में ये था कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा तो इन तीन आइडियाज़ को अडॉप्ट किया जाएगा अंडर कॉलोनियल रूल्स। अब कॉलोनियल्स का मतलब क्या होता है कि जो पार्ट यहाँ पर ब्रिटिश के अंडर था वो उन पर तो वो हम अपने देश की तरह ट्रीट करते थे, जैसे कि ये उनकी कंट्री का हिस्सा हो। तो जैसे ब्रिटिश इंडिया में रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर ख़रीदते थे, वो अपनी कंट्री में फिनिश प्रोडक्ट बना के हाई दाम पर बेचते थे। तो ये सारा पैसा इंडिया के पास आने के बजाय ये सारा पैसा ब्रिटिशर्स को जा रहा था। तो इसे कहते हैं कॉलोनियल रूल्स। तो यहाँ पर ब्रिटिश से डर कर लोगों को जीना पड़ता था। हालांकि यहाँ के लोग को बहुत सारे डिसीजंस पसंद नहीं आते थे और रूल एंड रेगुलेशंस भी पसंद नहीं आते थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी तो लोग मजबूर होके वो करते थे, उनकी बात माननी पड़ती थी। अगर वो उन डिसीजंस को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते थे तो उनको ग्रेव डेंजर का सामना करना पड़ता। अगर इंडियन ब्रिटिशर के खिलाफ कुछ भी करते, ब्रिटिश गवर्नमेंट उन
के बिना पूछे उनको जेल में डाल देती। क्योंकि उनके पास राइट ही नहीं था कि वो क्रिटिसाइज़ कर सके, इसलिए इंडियंस को हर एक ब्रिटिशर्स का रूल मानना पड़ता था। लेकिन जब से फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। तो जो लोग क्रिटिसाइज़ कर नहीं कर पाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो अब ओपनली क्रिटिसाइज़ करने लगे। अब जो नेशनलिस्ट थे वो डिमांड करने लगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये पार्टी थी, ये इंडिपेंडेंस से पहले ही 1885 में ये फाउंड की गई थी। तो इस पार्टी ने डिमांड की ब्रिटिशर से कि लेजिस्लेचर में कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। ये मेंबर्स दिखावे के नहीं, बल्कि इनके पास राइट होना चाहिए कि वो बजट पर डिस्कस कर सके। तो जो पॉलिसी उनको पसंद नहीं आ रही है तो वो उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना? जी हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब जो नया एक्ट आया 1909 में, इसमें कुछ ही लोगों को रिप्रेजेंटेशन के लिए अलो किया गया। कुछ ही लोगों को राइट थे कि वो वोट डाल सकते हैं। तो ये राइट्स उनको दिए गए जो एजुकेट थे या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी थी, यानी कि एडल्ट्स को कोई भी राइट नहीं था कि वो डिसीजंस मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। पढ़ लेते हैं कि जो कॉलोनियल रूल्स का एक्सपीरियंस था और साथ ही साथ जो लोग वेरियस बैकग्राउंड से आगे आए और उन्होंने स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और कंट्री को आज़ाद करने में मदद की। तो दोनों एक्सपीरियंस से, कॉलोनियल एक्सपीरियंस एंड पार्टिसिपेशन का एक्सपीरियंस, जिसमें नेशनलिस्ट्स के दिमाग में एक बात पक्की हो गई थी कि जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो इंडिया के जो लोग हैं वो डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे। अब जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियाज़ थे, ड्रीम्स थे, एस्पिरेशंस थी लोगों की, अब उनको कंक्रीट तरीके से तैयार किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया, सेकुलरिज्म के बारे में लिखा गया। मतलब हर एक चीज़ जो है वो लिखी गई कि हर एक शहरी का ये राइट है कि वो अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो या डिसीजन मेकिंग में आपका पार्टिसिपेशन हो। तो इन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में तैयार किया गया। और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिंसिपल दिया गया जो कि हर एक के पास राइट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दैट मीन्स कि जो 18 या 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो वोट डाल सकेंगे और अपने हिसाब से गवर्नमेंट बना सकेंगे। अगर उनको गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आया तो वो दोबारा से इलेक्शन करवा के उनको रिमूव करके दूसरी गवर्नमेंट ला सकते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि टाइम पर इलेक्शन होती रहेंगी। अगर लोगों को गवर्नमेंट का काम पसंद आया तो वो वोट देकर सेम गवर्नमेंट को ला सकते हैं। तो लोगों को गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आया तो फिर से इलेक्शन करवा के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चुन के दूसरी गवर्नमेंट ला सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों के हाथ में ये ताकत है कि वो कोई भी सरकार को ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।